हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन जानते हैं ना, हम कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते ही आए हैं कि आखिर संसाधन क्या होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से माननीय है, एक संसाधन है। अब आपको पता चला, क्योंकि अब हम 10वीं में आ गए तो इसलिए हमने थोड़ा सा विस्तार से इसको बताया। नहीं तो एक सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कि वो हमारे लिए संसाधन है। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है। आपको वर्कशीट समझाते हैं इस वीडियो में और हल भी करवाते हैं, तो आपके लिए संसाधन हो गया ना, क्योंकि आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो अब हम 10वीं में आ गए तो इससे थोड़ा सा आगे हम समझेंगे कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे, एक बात जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्निक भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, जो आर्थिक रूप से संभावी भी हो यानी जिसका कोई मूल्य भी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, तो इसी को ही हम संसाधन कहते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। अब आप समझे कि देखिए, हालांकि ये जितने भी संसाधन हैं वो हमें प्रकृति की ओर से मिले हुए हैं। बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोल, सोलर एनर्जी यानी सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, और पानी हो गया, वायु हो गया, ये सारे क्या हैं? ये हमें प्रकृति की तरफ से एक उपहार के रूप में मिले हैं। लेकिन अगर मनुष्य ना हो तो ये किसी काम के नहीं है। इसका मतलब मनुष्य इन्हें इस्तेमाल करने लायक बनाता है, यानी इन्हें इन पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करके प्रयोग करता है। तो अब आप समझे कि ये प्राकृतिक उपहार तो हैं, लेकिन इसको संसाधन बनाने में मानव का बहुत बड़ा योगदान है। इन संसाधनों को, उनका जो वर्गीकरण है, उनको हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सा वर्गीकरण है। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है और कई बार इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर भी दे दिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, यानी वो कैसे उत्पन्न हुआ है। तो इसके आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। जैव जिनमें नाम से पता चलता है जीवन होता है, यानी सारी सजीव वस्तुएं, और अजैव जिसमें जीवन नहीं होता, यानी कि निर्जीव वस्तुएं। जैव में कौन कौन से संसाधन आ गए हैं? जैसे कि मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे। और अजैव में कौन से आ गए? भाई मिट्टी हो गई, पानी हो गया, ये सारे क्या हैं? अजैव हैं। फिर समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त कैसे हो रही हैं, इसके आधार पर इसको हम नवीकरण नहीं कहते, नवीकरणीय होता है। वैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, या नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। देखिए, नवीकरण जिसका मतलब है कि हम जिसे नया कर सकते हैं, यानी वह संसाधन जिसका हम एक बार प्रयोग करें और दोबारा भी हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। और जिस संसाधन को हम केवल एक ही बार प्रयोग करते हैं उसे हम अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। तो नवीकरण जिसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है, अनवीकरण जिसे एक बार प्रयोग किया जा सकता है। फिर होता है स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक के आधार पर। व्यक्तिगत, जो संसाधन हमारा अपना संसाधन हो, हमारी ज़रूरतें पूरी करें। सामुदायिक संसाधन जो पूरे समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करे, जैसे पार्क होता है, बारात घर होता है, स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कौन से वे जो पूरी राष्ट्र की ज़रूरत को पूरा करते हैं, जैसे कि नदियाँ हो गई, सड़कें हो गई,
पुल हो गए, ये पूरे राष्ट्र की जरूरत को पूरा करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय में कौन आएगा बताइए, महासागर। जो भी महासागर हैं और जो सागर हैं वो सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय संसाधनों में आते हैं। और फिर आखिरी है विकास के स्तर के आधार पर। देखिए इसमें ये दो मेन होते हैं, आप इन्हीं को अच्छे से समझिएगा। एक होते हैं संभावी संसाधन। संभावी संसाधन का मतलब है कि वो पृथ्वी पर मौजूद तो हैं लेकिन अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जिससे हम उसका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग कर सके। जैसे संभावी में हम सौर ऊर्जा को लेते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं लेकिन अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हर व्यक्ति इसको यूज़ करे। और विकसित संसाधन वो संसाधन होते हैं जो पृथ्वी पर मौजूद भी होते हैं, जिसके लिए टेक्नोलॉजी भी होती है और लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोल। अब आपको समझ में आया? तो अब हम आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से संसाधनों को दिखाया गया है कि देखिए संसाधन के दो प्रकार हैं। पहले मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी जिन्हें हमने नहीं बनाया, प्रकृति की तरफ से हमें मिले, और मानवीय संसाधन जिन्हें मनुष्य ने बनाया। तो प्राकृतिक संसाधन के भी आगे दो भाग हो जाते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसको मैंने बताया था एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसका प्रयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय। और अनवीकरणीय जिसका हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। फिर नवीकरणीय में आगे फिर से दो भाग हैं इसके, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल, और जैव संसाधन। जैव के फिर आगे दो हो जाते हैं, देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये दोनों के दोनों ही जैव संसाधन हैं। फिर अनवीकरणीय में देखिए अनवीकरणीय के आगे दो भाग हो जाते हैं, पुनः चक्रीय जैसे धातुओं को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, और अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल। तो अनवीकरणीय भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि पुनः चक्रीय जिन्हें दोबारा भी यूज कर सकते हैं, मतलब उनको हम, हालांकि उसकी क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है, और अचक्रीय जिनको हम कर ही नहीं सकते हैं। इसी तरह मानवीय संसाधन आगे जाके दो भागों में हो जाते हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो यहाँ पर लिखा है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो बहुत आसान है कि दो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, मृदा और जल संसाधन। ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है ना। फिर दूसरा प्रश्न है कि आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों। देखिए आपके अनुसार भी कुछ हो सकता है, मेरे अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है वायु और जल संसाधन। है या नहीं, आप बताइए। अब ये बताना है कि आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमने लिखना है क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल मैंने सही कहा या नहीं, बताइए। क्योंकि वायु और जल संसाधन बहुत मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं है। फिर है कि किन्हीं दो नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण दीजिए जिन्हें हम एक बार प्रयोग करने के बाद भी दूसरी बार प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन से नवीकरणीय संसाधन हो गए बताइए। एक तो वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है। और इसमें जल भी आ सकता है क्योंकि वो भी एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, जल भी आ सकता है। चौथा प्रश्न है कि वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है। देखिए क्योंकि ये पारितंत्र का हिस्सा होते हैं, यानी इको बैलेंस का, और ये इकोसिस्टम का पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखकर ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे गिद्ध मृत पशुओं व मनुष्यों को खाकर पृथ्वी की साफ सफाई करते हैं। इस तरीके से ये एक संसाधन के रूप में माने जाते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, कम से कम 1000, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं।
और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।